तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे क्लास 3 के लिए और हिंदी व्याकरण यानी हिंदी फर्स्ट की में हम लोग अब लेसन देख रहे हैं। चैप्टर है शब्द और वाक्य, लेसन नंबर 3 यानी हिंदी फर्स्ट में जो आपकी बुक है अल्पना हिंदी व्याकरण, इसमें हम लोग शब्द और वाक्य नाम का जो यह लेसन है, यह जो अध्याय है, पाठ है, इसको अब हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या थी, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। हिंदी के शब्द कैसे निर्माण हुए, देवनागरी लिपि है, उसमें लिपियों का क्या महत्वता है, लिपियाँ क्या हैं और भाषाएं कितनी हैं, कैसे हैं, प्रकार हैं, लिखने का क्या तरीका है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये सारी चीज़ों को देखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आ रहे हैं। तो अब तीसरा लेसन है शब्द और वाक्य। ठीक है, तो अब शब्द और वाक्य में हम लोग देखेंगे शब्द का मतलब है, जैसे कि बताया जा चुका है कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जान चुके। तो हम जाने थे कि जैसे क अक्षर है, ख है, ग है इत्यादि, ये जो सारे अक्षर हैं, ध्वनियाँ है, वर्ण है, इन्हीं अक्षरों को जैसे क को और क है, इसी में मान लो म है, एक है अक्षर है ल, तो इस तरह के कोई भी तीन अक्षरों को, दो अक्षरों को, कई सारे अक्षरों को जब मिला देते हैं तो कोई एक ऐसा नया शब्द बन के तैयार होता है जिसको हम कोई भी नाम से, किसी संज्ञा के रूप में, किसी ऐसे शब्द के रूप में जानते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में जाना जा सके। तो बोले कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द अगर पूछा जाए शब्द किसे कहा जाता है, जैसे हमारे पाठ में लेसन का नाम ही दिया हुआ है शब्द और वाक्य। तो हम लोग अभी इस लेसन में जानेंगे कि शब्द क्या है और वाक्य, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, और शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। जब पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो आप बता सकें, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शब्द वर्ण, ध्वनि, अक्षर, इन तीन चीज़ों को ही कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक ही, यानी किसी भी एक अक्षर को, एक वर्ण को, एक ध्वनि को ही अक्षर, ध्वनि, वर्ण इत्यादि तीन नामों से जाना जाता है, जानते हैं। लेकिन जब कोई तीन ध्वनियाँ, कोई तीन अक्षर, कोई तीन वर्ण आपस में मिल करके किसी एक नए अक्षर का, किसी नए वर्ण का, किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे क एक अक्षर है, म एक अक्षर है, ल एक अक्षर है, ये तीन अलग अलग अक्षरों को जब हम मिला देंगे तो एक नया शब्द बन के तैयार होता है जिसे हम कहते हैं कमल। अर्थात कमल नाम से हम जानते हैं कि एक प्रकार का लाल रंग का फूल विशेष। ठीक है, तो जब कोई भी एक नया शब्द निर्माण होता है तो वो किन्हीं अक्षरों से, वर्णों से, ध्वनियों से मिल करके बना ही होता है। उसमें भले ही 2 अक्षर मिले हो, 3 अक्षर मिले हो, 5 मिले हो या 7 अक्षर, बहुत बड़ा होगा तो 7 या 8 अक्षर मिले हो सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा होगा तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है अक्षरों की मिलने की 2, जैसे राम शब्द हो गया, कल, आज, इस तरह के 2 अक्षर मिले हुए हैं। तो इस तरह के सबसे छोटे अक्षर हो सकते हैं जिनमें 2 बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, 7, 8, 9, 10, 11 अक्षर हो सकते हैं मिलकर कोई एक शब्द का निर्माण करे, कोई बहुत बड़ा शब्द हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखा कि एक अक्षर है क, एक अक्षर है म, तीसरा अक्षर है ल। इन तीन अक्षरों को, ध्वनियों को मिला देने से क्या हुआ, एक नया शब्द का निर्माण हुआ जिसे हम कमल कहते हैं। कमल नाम का, अर्थात कमल से हम जानते हैं कि एक प्रकार का पुष्प, एक प्रकार का फूल। तो बोले कि जब कोई भी अक्षरों का समूह होता है उसे कहते हैं शब्द। यानी कि अब पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं, या बोला जाएगा कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कि शब्द और वाक्य। अब हम लोगों ने शब्द जाना, अब वाक्य क्या चीज़ है, तो बोले कि जब कई सारे अक्षरों का समूह मिलता है, यानी कई सारे जब अक्षर मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। लेकिन अब क्या है, तो अब आगे इसके हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो बोले कि जब कई सारे, क्या होता है, जब कई सारे शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वाक्य का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए, कि हम लोगों ने बोला कई सारे अक्षर मिलते हैं तो बनता है शब्द, एक शब्द बनता है, शब्द को ही दूसरे शब्दों में पद भी कहते हैं। तो बोले कि जब कई सारे शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वाक्य। कौन से शब्द मिलेंगे कि एक वाक्य बन जाए, जैसे उदाहरण देखते हैं कि राम एक शब्द हो गया, घर जाता है, यानी कि राम एक शब्द है, दूसरा शब्द है घर, तीसरा शब्द है जाता और चौथा शब्द है, यानी राम घर जाता है।
इन चार शब्दों को मिला देने से, इन चार प्रकार के शब्दों को मिला देने से एक अलग रूप बन के तैयार हुआ जिसे हम कहेंगे वाक्य। अर्थात जब कई सारे अक्षर मिलते हैं, ध्वनियाँ मिलती हैं, तो एक शब्द का निर्माण होता है। उस शब्द के द्वारा हम किसी व्यक्ति को, प्राणी को, स्थान को, वस्तु को, किसी को जानेंगे। और जब उन्हीं शब्दों के कई प्रकार के शब्द बने, जैसे एक राम शब्द से हम किसी व्यक्ति को जानेंगे, घर शब्द से हम किसी ऐसे स्थान को जानेंगे, ठीक है, जाता शब्द से किसी हम क्रिया को जानेंगे, और है वर्तमानता की बताता है, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को मिला देने से एक प्रकार का जो एक समूह बन के तय हुआ। अर्थात जब कहा जाए कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, तो पहला क्या हुआ, अक्षरों के, वर्णों के, ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्द किसे कहते हैं यह जान के फिर दूसरा आया वाक्य। दूसरे नंबर पर लिखा है वाक्य किसे कहते हैं। जब पूछा जाए तो बोले कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक सार्थकता होनी चाहिए। क्या बोले कि जो भी वाक्य, जो भी शब्द लिखे हो वह आपस में मिलने पर, यानी कि ये जो सारे शब्द लिखे हैं ये आपस में मिलने पर एक सही, यानी कि करेक्ट, सही अर्थ बताते हो, तभी उसे पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरा अच्छा सेंटेंस, एक बढ़िया, एक गुड सेंटेंस माना जाएगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम घर जाता है। यहाँ पर राम कोई एक व्यक्ति है, घर एक भवन है, यानी कि एक स्थान है, जाना एक क्रिया और है विद्यमानता बताता है। लेकिन ठीक हम इसी को पलट दें, जैसे हम लिखते हैं कि जाता घर है राम। अब इन्हीं, ये सारे अक्षर वही हैं, जाता भी लिखा है, घर भी लिखा है भी लिखा, राम, चारों शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन क्या कर दिया हमने, सभी को उलट पलट दिया, आगे पीछे कर दिया। तो अब जाता घर है राम ऐसा बोलने से क्या वाक्य की सार्थकता समझ में आती है। अर्थात वाक्य बोलने में, सुनने में क्या सही लग रहा है, क्या अटपटा सा नहीं लग रहा है। तो जब कोई भी वाक्य बोलने से कुछ ऐसे शब्दों का हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि वह बोलने में सही लगे और सुनने वाले व्यक्ति को भी सही लगे, अर्थात दोनों रूप से वह सही अर्थ को बताने वाला जब शब्दों का समूह होता है उसे ही वाक्य कहते हैं। अर्थात अब कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जब शब्दों के समूह सही अर्थ को, यानी सार्थक अर्थ को, यानी कि एप्रोप्रिएट अर्थ को बताते हो, उसे ही वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इस नाते जो जाता घर है राम, इस तरह के शब्दों के समूह को हम सही वाक्य ना मानते हुए, अर्थात इसे हम गलत मानते हैं, तो इसे इरेज करके हम क्या मानेंगे कि राम घर जाता है ऐसा कह देने से, ऐसा सही रूप प्रयोग करने से वाक्य का निर्माण हुआ। अर्थात इसे वाक्य सही रूप में कहा जा सकता है, कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी शब्दों का समूह उलट फेर के रखा जाता है, जैसे हम वाक्य का प्रयोग करते वक्त सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि सबसे पहले कर्ता आता है, कर्म आता है, उसके बाद फिर क्रिया आती है, फिर अंत में अन्य शब्द, अन्य अक्षर, अन्य वर्ण आते हैं। तो इसी रूप को प्रयोग करते हुए, यह सही कदम पर चलते हुए वाक्य को सही भाषा में, लहजे में बताने के लिए, लिखने के लिए, प्रयोग करने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों के सही क्रम को, सही शब्द समूहों को प्रयोग करते हैं जो एक सही अर्थ को बताता है। अर्थात शब्दों के इसी सही क्रम को ही वाक्य कहा जाएगा, ठीक है, यह रूप होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि शब्द और वाक्य क्या है। शब्द किसे कहेंगे, तो वर्णों के, ध्वनियों के समूह को शब्द कहेंगे, और शब्दों के समूह को, पदों के समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वाक्य की सार्थकता कब होगी, वाक्य सही सही कब माना जाएगा, जब कर्ता, कर्म, क्रिया और उसके बाद अन्य शब्दों का सही क्रम में, व्यवस्थित क्रम में, सही क्रम में प्रयोग किया गया हो, यानी ग्रेजुअली प्रयोग किया गया, क्रमशः सही सही रूप में प्रयोग किया गया हो, तो वह एक निश्चित ही और सही वाक्य माना जाएगा, उसे ही वाक्य कहेंगे। अर्थात, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि इसमें समझाने का प्रयोग दिखाया हुआ है, तरीका दिखा रहा है, बता रहा है कि जैसे इस चित्र का नाम 3 वर्णों के मेल से बना है। क्या क्या है वो 3 अक्षर, कौन से 3 ध्वनियां हैं, बोले न, भ और व, यानी कि कोई भी 3 अक्षरों को हमने ले लिया, पूरे वर्णमाला में से कोई भी 3 अक्षरों को हमने लिए, उठा लिया, यानी कि न, भ और व। सामने एक घर बना हुआ है, एक झोपड़ी बनी हुई है, एक प्रकार का मकान, एक हाउस बना हुआ है। तो बोले अब इन वर्णों के अलग अलग मेल देखिए, यानी देखिए अक्षर 3 ही है, न, भ और व। अब इन्हीं 3 अक्षरों को कितनी बार हेर फेर करके, आगे पीछे करके कितने नए शब्द बन सकते हैं। जैसा कि उदाहरण में यहाँ देखिए, तो लिखा हुआ है न प्लस भ प्लस व बराबर नभव,
क्या आपने कभी ऐसा कोई शब्द सुना है जिसको नभव कहते हैं, या किसी ऐसे आप वस्तु को, व्यक्ति को, किसी स्थान को जानते हैं जिसका नाम नभव हो? नहीं है। वर्तमान में तो ऐसा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जाना जाता हो इस नाम से। अर्थात कोई भी शब्द अक्षरों के कुछ भी किन्हीं अक्षरों को मिलाने पर, यानी कि वर्ण, हिंदी वर्णमाला में क से लेके ज्ञ तक किन्हीं अक्षरों को, किसी भी अक्षर को आप 2 हो, 3 हो, 4 हो मिलाने पर कोई एक नया शब्द आप बना सकते हैं। वह शब्द बनेगा और उसे शब्द कहा भी जाएगा, लेकिन वह शब्द सार्थकता को तभी बताइए, यानी वह शब्द सही तभी माना जाएगा जब उस शब्द को बोलने से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भाव, किसी भी चीज़ के बारे में जाना जा सके। अर्थात उस शब्द के प्रयोग करने से किसी अर्थ का पता चले। जैसे हम राम शब्द बोलते हैं तो राम को शब्द को बोलने से भगवान राम के बारे में पता चलता है, किसी राम नाम के व्यक्ति के बारे में, किसी राम नाम के बालक के बारे में पता चलता है। ठीक है। हम जैसे मोबाइल शब्द बोलते हैं तो मोबाइल बोलने से किसी ऐसी आकृति वाले मोबाइल का, ऐसे एक यंत्र का, एक ऐसी मशीन का हमें पता चलता है। ठीक है। तो कोई भी शब्द हो सकता है, किन्हीं अक्षरों के मिलाकर हम एक नया शब्द, एक नया वर्ण, ऐसा कुछ बना सकते हैं, लेकिन उस शब्द की सार्थकता तभी होगी जब उस शब्द को बोलने से, प्रयोग करने से क्या हो कि उस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी क्रिया, किसी ऐसे भाव, किसी उद्देश्य को जाना जा सके। ठीक है। अगर उस शब्द को बोलने से किसी चीज़ के बारे में, यानी किसी वस्तु, किसी ऐसे एप्रोप्रिएट चीज़ के बारे में ना पता चले तो वह शब्द तो कहलाएगा लेकिन उसकी सार्थकता नहीं होगी। अतः शब्दों को बोलने से, उनको प्रयोग करने से उनकी सार्थकता हो, यह शब्द की सबसे बड़ी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि हम लोग सामान्य तौर पर किसी भी कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में ही ऐसे उच्चतम शब्द हैं जिनका बहुत अलग अर्थ होता है, जिनको आम तौर पर हम लोग अपनी भाषाओं में, आम दिनचर्या में प्रयोग नहीं करते। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि प्रयोग नहीं करते तो वो शब्द है नहीं, वो शब्द हैं, उनके अर्थ भी होते हैं, उनकी सार्थकता भी है। लेकिन इसी को अगर पलट दिया जाए, जैसे कोई नन्हा सा बालक होता है, पंचवर्षीय, उससे कम आयु का, 2 वर्षीय, 3 वर्ष का बालक होता है, तो किन्हीं शब्दों को अंड बंड कुछ भी आ ई ऊ इसे से करके बोलता रहता है। तो क्या आ ई ऊ ऐसे भी कुछ भी किन्हीं शब्दों को ऐसे बोलने का क्या कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता, क्योंकि जो नन्हा बालक है वो भाषा को बोलने का सीख रहा है। उन भाषाओं को, उन अक्षरों को अपने आप कुछ भी शब्द जोड़ रहा है, कुछ भी शब्द नए बना रहा है, कुछ भी बोलता है। तो उन शब्दों की सार्थकता है, वो शब्द कहे जा सकते हैं लेकिन उन शब्दों की सार्थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन शब्दों को बोलने से न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भाव, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो सकती। उन शब्दों से किन्हीं चीज़ों को जाना ही नहीं जाता, अतः वह शब्द निरर्थक रूप होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दों की महत्ता को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अतः इसमें बोले कि न भव, इस प्रकार के शब्द को जोड़ने से कोई के बारे में, किसी वस्तु के बारे में पता नहीं चला, अर्थात इसके सामने क्रॉस का निशान लगा दिया, यानी कि यह शब्द है तो जरूर लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं पता चल रहा, इस नाते यह शब्द सार्थक नहीं है। अर्थ सहित का मतलब होगा सार्थक। कोई चीज सार्थक होती है माने अर्थ सहित, यानी उसको बोलने से किसी चीज के बारे में जानकारी होना। फिर अगला न प्लस व प्लस भ नवभ, ऐसा भी कोई शब्द नहीं है, फिर से क्लॉस लग गया, यानी कोई अर्थ नहीं है शब्द का। व प्लस न प्लस भ बराबर वनभ, क्या ऐसा कोई शब्द है? नहीं है। इसके सामने भी क्यों गलत लगा? क्योंकि सार्थकता नहीं है। ये शब्द है जरूर लेकिन इस शब्द को बोलने से किसी अर्थ के बारे में, कोई वर्ड, कोई ऐसा चीज के बारे में जानकारी नहीं हो रही है, तो यह शब्द सार्थक नहीं है, गलत है शब्द। अगला व प्लस भ प्लस न बराबर वभन, ये भी गलत हो गया, कोई अर्थ नहीं पता चल रहा इसको, इस शब्द को बोलने से। भ प्लस न प्लस व बराबर भनव, ऐसा शब्द भी कोई नहीं, किसी के भनव किसी का नाम नहीं है, कोई स्थान का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये भी शब्द गलत, क्योंकि ये सार्थक नहीं है। शब्द तो जरूर है लेकिन इसकी सार्थकता हमें पता नहीं चल रही है कि इस शब्द को हम बोलने से जानेंगे किस बारे में, किस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ नहीं पता चली, तो अर्थात यह गलत हो गया। अब प्लस आया भ प्लस व प्लस न बराबर भवन। भवन शब्द हमारे हिंदी में है, वर्तमान में है, हम लोग इस शब्द को प्रयोग करते हैं, जिसको अन्य भाषा में घर, मकान, बिल्डिंग इत्यादि शब्दों से जाना जाता है, जहाँ पर आप हम सभी रहते हैं। तो भवन यानी भ प्लस व प्लस न बराबर क्या मिलकर बना? 3 शब्द, 3 ही अक्षर थे, भ व और न, तो इनको मिला दिया, बन गया भवन। यानी भवन बोलने से किसी घर, किसी मकान, किसी बिल्डिंग, किसी हाउस,
ठीक है, किसी झोपड़ी के बारे में पता चलेगा, अर्थात यह शब्द सार्थक है। क्यों? क्योंकि इस शब्द को या जो भवन शब्द है इसको बोलने से किसी निश्चित, किसी एक आकृति वाले घर के बारे में, झोपड़ी के बारे में, मकान के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, हाउस के बारे में पता चल रहा है। ये सारे पर्यायवाची शब्द उससे संबंधित हैं, ये बता रहे हैं, ये समानार्थी शब्द बता रहे हैं कि ये सारे शब्द इससे मिलते हैं। अर्थात इन सभी शब्दों को बोलने से या भवन शब्द को बोलने से किसी एक निश्चित स्थान के बारे में, किसी ऐसे एक वस्तु के बारे में हमें पता चलेगा। अर्थात यह शब्द सही माना गया। सही माना गया तो क्या हुआ? इसके सामने सही का निशान लग गया। यह शब्द सही है, इसकी सार्थकता है। क्यों सार्थकता है? क्योंकि इस शब्द को बोलने से किसी अर्थ, किसी वस्तु के बारे में, यानी किसी ऐसे मकान के बारे में जाना जा रहा है, इसीलिए यह शब्द सार्थक हुआ। बाकी के सारे निरर्थक हो गए, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं है। देखिए, सार्थक माने होता है जिसका कोई अर्थ हो, जिसकी मीनिंगफुल हो, जिसे मीनिंगफुल कहते हैं, और जिसकी सार्थकता ना हो उसके लिए कहेंगे निरर्थक, यानी वर्ड्सलेस हो। ठीक है, तो इसको कहेंगे अगला। तो बोले आपने देखा कि भ प्लस भ न भ और व के मेल से, मेल माने मिला देने से ऐसे शब्दों को, तो नभव इत्यादि जो सारे शब्द बने इनमें से भनव को कोई अर्थ भी नहीं मिलता है, यानी ये सारे शब्द निरर्थक हैं, शब्द होने के बावजूद भी निरर्थक हैं। अगला बोले हाँ, चित्र के नाम का पता भवन शब्द से चलता है। अर्थात जब हमने भ प्लस व प्लस न बराबर इत्यादि ऐसे अक्षरों को मिलाकर जब भवन शब्द का बोला तो किसी घर के बारे में हमें पता चला, किसी ऐसी एक निश्चित वस्तु के बारे में पता चला, तो क्या होगा? यह शब्द सार्थक है, यह शब्द प्रयोग होता है। तो बोले भ व और न के इस मेल से, मेल माने मिला देने से, संयुक्त करने से, जोड़ने से शब्द कहते हैं, ऐसा एक शब्द हमें पता चला जिसकी सार्थकता है। फिर क्या हुआ? तो बोले दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जब कोई अर्थ देता हो वह शब्द कहलाता है। यानी अब बताएं कि भैया पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो बोलेंगे दो या दो से अधिक अक्षरों का, वर्णों का, ध्वनियों का जो मेल होता है उसे ही शब्द कहते हैं, यानी कि इन्हें ही शब्द कहा जाएगा, सार्थक शब्द इन्हें ही कहा जाएगा। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, केवल वर्णों का मेल हो सकता है। जैसे बोले नल, न और ल मिला दे से एक नल प्रकार की इस आकृति के बारे में पता चला जिसे पानी देते हैं। फल, फल फल फ्रूट्स हैं आपके सारे। कमल है, वही जो कमल शब्द का हम लोग उदाहरण लिए थे, तो एक कमल नाम का फूल। अ ज ग रे सारे अक्षर हैं, अक्षरों को मिला दे से एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, एक नया निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि शब्दों में मात्रा वाले व्यंजन वर्ण, अभी तक हम लोग क्या करते, केवल एक अक्षरों को जानते, अब व्यंजन वर्णों को संयुक्त रूप से जोड़ रहे हैं। तो ट म पर आ की मात्रा, अब व्यंजन भी हैं और क्या है, स्वर भी हैं, मात्राएं भी जुड़ जा रही हैं। तो स्वर अब व्यंजनों को मिलाकर अब जोड़ करके देख रहे हैं, किसी पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो इन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे हम इन सारे शब्दों को। ठीक है, तो कैसे एक्सेंट करेंगे, सही से उच्चारण कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मिलाकर देख रहे हैं। ट पर आ की मात्रा, ट र क्या बन गया? टमाटर। छिपकली, एक प्रकार की जो छिपकली होती है आपके घरों में देखते हैं। सूरज, स पर बड़ा उ की मात्रा, र और ज क्या मिल गया? सूरज। तो सूरज के नाम से हम आदित्य को, सन को जानते हैं। ठीक है, तो इन सारे शब्दों को बोलने की सार्थकता है, इन सारे शब्दों से किन्हीं वस्तुओं को, किसी स्थान को, किसी भाव को जाना जा रहा है, किसी व्यक्ति को जाना जाएगा। तो ये सारे शब्द क्या है? सार्थक कहला रहे हैं। खरगोश, ग पर ओ की मात्रा, श, बाकी सारे व्यंजन वर्ण हैं। तो क्या हुआ? खरगोश बोलने से किसी एक ऐसे जीव के बारे में, प्राणी के बारे में, जंतु के बारे में हमें पता चल रहा है। फिर बोले शब्दों में संयुक्त अक्षर, बताए थे संयुक्त अक्षर क्या है, जैसे क्षत्र, ज्ञ और श। ठीक है, तो इन सारे संयुक्त अक्षरों के, यानी किसी दो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो एक नया वर्ण बनकर सामने आता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, संयुक्त अक्षर भी विशेष रूप से। तो बोले कि इन्हीं सारे संयुक्त अक्षरों को भी हम देखेंगे। तो जैसे पत्ता, इसमें दो है, जब बताए थे कि जब दो अक्षर जुड़ते हैं तो पहला वाला क्या होता है? हलंत हो जाता है, अंत वाले में और आता है। तो क्या होता है? जिसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं वह शब्द आधा हो जाता है, उसमें से स्वर गायब हो चुका, तो अतः उसको आधा प्रयोग करके ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? पत्ता, यानी पत्ते में तो पहला जो ता है वह हलंत है, यानी इसीलिए वो उसको आधा लिखा गया, उसमें से स्वर गायब है, वो स्वर रहित अक्षर बन गया। और तब पर आ की मात्रा लग गया तो बन गया पत्ता। तब पर कौन सा स्वर है? आ का स्वर है। गुच्छा, यानी कि अंगूर का गुच्छा, कोई चीज समूह में होती वस्तु तो उसको एक प्रकार का गुच्छा कहते हैं। तो अंगूर नाम का ये जो फल है इसका एक गुच्छा, ठीक है, एक समूह। ठीक है, बोले सर्प, सर्प जैसा जान रहे हैं, तो बोले प पे जो रेफ आकार है ये क्या है? र का ही चिन्ह है। तो बोले कि जब किसी शब्द के बाद र की ध्वनि आती है तो कहाँ बैठ जाती है? ऊपर की ओर बैठ जाती, नीचे की ओर बैठ जाती है। लेकिन जब किसी अक्षर के पूर्व में र आता है तो क्या होता है? वह
पहले बिफोर आने के कारण वह अक्षर के ऊपर बैठ जाता है, जैसा कि सर्प की अगली वीडियो में हम लोगों ने जो व्याख्या की थी हिंदी वर्णमाला में, उसमें हम लोग देख चुके हैं सर्प का कैसे विच्छेद हुआ है, ठीक है, कैसे उसको जोड़कर बनाते हैं। उसी तरह ट्रक हुआ तो बताया थे ट्र ड्र इत्यादि शब्दों अक्षरों के लिए क्या हुआ, र ने एक नया रूप ले लिया, जिसको इस प्रकार से हम र का प्रयोग करते हैं। वह कहाँ लगता है, अक्षर के नीचे की ओर ऐसे प्रकार के चिन्ह के साथ प्रयोग होता है जिसे र पढ़ते हैं। जैसे ट्रक, इस शब्द को बोलने से र की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है।